गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी को इंट्रोडक्शन करेंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसमें हम लोग कुछ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कितने प्रकार है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, इवेंट्स एंड इट्स टाइप, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल आउटकम, सैंपल स्पेस, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट, ऑड इन फेवर एंड ऑड इन अगेंस्ट। तो ये सब टॉपिक को कवर करेंगे। ये सब का जानकारी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आपके चैप्टर में ये सब नाम आएंगे तो आप देख के समझ जाएंगे किसको क्या बोलते हैं। और कोई भी कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा तो ये सब नाम आपको कॉमन जनरली देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी को हम लोग और कहते हैं साइंस ऑफ चांस। साइंस ऑफ चांस। लेकिन चांस को हम लोग कोई नंबर में दर्शाते हैं। जैसा कि मैथमेटिक्स में हर एक चीज़ के साथ एक नंबर को जोड़ देते हैं, उसी तरह चांस को भी हम कोई नंबर में बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई एक सवाल दिया कि दो बॉक्स हैं, बॉक्स ए और बॉक्स बी, और बोल दिए कि बॉक्स ए जो है बी से भारी है। तो कितना भारी है आप ये नहीं कह पाइएगा, या सचमुच में भारी है या नहीं, या कितना भारी है। तो अगर इसका हम मास दे देते हैं, वेट देते हैं, इसका मान लीजिए वेट दिए 100 kg है, इसको 10 kg, तो अब आपको फिगर बन रहा होगा, एक अंदाज लग रहा होगा कि 100 kg यानी बहुत भारी, 10 kg यानी हल्का। उसी तरह से मान लीजिए कोई बोलता है कि आज बारिश होने का चांस है, तो एक फिगर नहीं बन पा रहा है प्रॉपर फिगर की क्या बात हो रहा है, लेकिन वहीं पे बोल देता है कि आज 90% चांस है कि बारिश होगी, यानी 90% चांस है बारिश होगी। तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा, एक फिगर बनेगा कि हाँ आज बारिश होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, यानी बारिश हो भी सकती है। जैसे ऐसे कोई बोल दिया कि आज इंडिया जीत रहा है, मान लीजिए इंडिया का मैच और इंडिया जीत रहा है, तो एक नहीं बन पा रहा है कि चांस क्या है, जीत पाएगा कि नहीं जीत पाएगा। लेकिन यहीं पर कोई अगर बोल दे कि 90% चांस है कि इंडिया जीत जाएगा, तो आप समझ जाइए कि हाँ इंडिया जीतने वाला होगा या इंडिया जीत जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी यही दर्शाता है साइंस ऑफ चांस, यानी कि संभावनाएं क्या है। और मैथमेटिक्स में उसको हम नंबर की ओर दर्शाते हैं। जैसे कि आप हेड सिक्का उछालिएगा तो हेड टेल आने का कितना चांस है, क्या संभावनाएं हैं, तो उसी को बताता है प्रोबेबिलिटी के द्वारा। अब आते हैं इसमें आगे। अब आगे देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो होता है देयर आर टू टाइप्स। जो फर्स्ट है थ्योरेटिकल और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, प्रोबेबिलिटी दो प्रकार का होता है, थ्योरेटिकल और उसी को क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल और उसी को एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। तो आइए जरा इसको समझ लेते हैं कि थ्योरेटिकल और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी किसको कहते हैं। उसके बाद हम लोग इसका डिफिनीशन भी देख लेंगे। तो मान लीजिए कि आप एक सिक्का को उछालते हैं, आपके पास एक रुपया का कॉइन है, तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट को हम लोग 10 बार करते हैं, मान लीजिए कि 10 टाइम्स किए, यानी कि सिक्का उछालने का काम हम लोग 10 टाइम्स किए। तो अगर मेरा किस्मत बहुत अच्छा है तो हमको 10 का 10 बार हेड आ जाएगा। मान लीजिए कोई गेम है जिसमें हेड आना ही सक्सेस है, मान लीजिए क्रिकेट का मैच हो रहा है, जो टॉस जीतेगा यानी जिसके पास हेड आएगा वही बैटिंग करेगा, तो हेड आना हमारा लक्ष्य है। हम मेरा किस्मत अच्छा है, हम 10 बार किए, 10 बार हेड आ गया। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी का जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में देखे होंगे कि प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम टोटल नंबर ऑफ आउटकम था, तो 10 बार चले और 10 बार हेड आ गया, तो यहाँ तो 1 हो गया। अब मान लीजिए कि हम वो 5 बार हेड आता है, यहाँ पर क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा? अगर हमको 5 टाइम्स हेड आता है तो यहाँ पर क्या प्रोबेबिलिटी हो गया? टोटल कितना है 10, आया कितना 5, तो कितना हो जाएगा 1/2। मान लीजिए हमको 2 बार ही हेड आता है, 2 टाइम्स ही हेड आता है, तो यहाँ पर कितना प्रोबेबिलिटी हो जाएगा? 2/10 यानी 1/5। तो यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी वैरी कर रहा है कि हमारे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के ऊपर।
तो इसको बोलते हैं एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, कि वो प्रोबेबिलिटी जो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर कहा गया है कि हम लोग एक्सपेरिमेंट किए सच में कितना आया, उसके बेसिस पे जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उसको बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। लेकिन इसका मान लीजिए थ्योरी क्या है, अगर क्वाइन अनबायस्ड है, अनबायस्ड का मतलब क्या हुआ कि फेयर क्वाइन है, यानी कि जो सिक्का रहता है सच में वैसा ही इसको कहीं से घिस के रगड़ के या कहीं से एडिशनल मेटल ऐड करके एक तरफ भारी या हल्का नहीं बनाए हैं कि हर बार रिजल्ट एक ही जैसा। जैसे कि आप लोग शोले फिल्म देखेंगे उसमें कैसे उछालिएगा तो ये हेड ही आता था, उस टाइप का नहीं है, फेयर क्वाइन है कि हम लोग हर बार उछालेंगे तो हेड टेल दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। तो अगर हर बार उछालेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, हेड आने का और टेल आने का, हेड आने का और टेल आने का प्रोबेबिलिटी तो हमेशा सेम है। हेड आने का ही प्रोबेबिलिटी 0.5 है और टेल आने का ही प्रोबेबिलिटी 0.5 है, यानी कि 1/2 और 1/2। तो जब दोनों आने का प्रोबेबिलिटी सेम है तो एक्सपेरिमेंट को 10 बार करें या 100 बार करें, हम एज्यूम कर लिए कि फेयर क्वाइन है, हर एक बार हेड आएगा या टेल आएगा, तो एक्सपेरिमेंट को 10 बार करें या 100 बार करें हमेशा प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होगा हेड आने का। तो अगर एक एजम्पशन ले रहे हैं कि जब हर बार चलेंगे तो प्रोबेबिलिटी सेम ही होने वाला है हेड आने और टेल आने का, तो उसको बोलेंगे थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। लेकिन हम रियली में एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि एक्चुअली में क्या आ रहा है, तो उसको बोलते हैं एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। तो चलिए डिफिनीशन के इसको देख लेते हैं। तो जैसा कि डिफिनीशन में बोल रहा है, जैसे कि हम लोग अभी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में समझे थे, कि सर्टेन एजम्पशन पे बेस होता है कि हर बार रिजल्ट सेम ही आने वाला है, हेड और टेल आने का प्रोबेबिलिटी सेम ही है। जैसे कि हम लोग अभी कुछ देर पहले देखे थे कि 1 रुपये का सिक्का उछाले थे तो हेड आता था और टेल आता था, तो हेड और टेल आने का संभावना हमेशा एक ही है, क्योंकि फेयर क्वाइन है, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, इसका प्रोबेबिलिटी सेम ही है, तो उसको बोलेंगे थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी जो सम सर्टेन एजम्पशन पे बेस्ड है। क्या एजम्पशन है कि हर एक बार हम लोग चलेंगे तो हेड या टेल दोनों में से कोई एक आएगा और इसका प्रोबेबिलिटी सेम है हेड और टेल आने का, तो उसी को बोलेंगे थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। कि एजम्पशन ले लिए कि हर बार हेड और टेल आएगा, प्रोबेबिलिटी भी सेम है हेड और टेल आने का, एक बार चले 1 मिलियन बार चले 2 मिलियन बार चले तो वो भी प्रोबेबिलिटी हेड आने का 1/2 ही होगा। और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में क्या कहते हैं कि इसका एक्चुअली रिजल्ट क्या है, अगर 10 बार चले 10 बार हेड आ गया, मेरा किस्मत बहुत अच्छा है, तब प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा, 5 बार आया तो 1/2 आ जाएगा, 1 बार आया तो 1/10 आ जाएगा। तो एक्चुअली में क्या एक्सपेरिमेंट हुआ उस पर जो बेस्ड है उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। तो आप लोग डिफिनीशन को एक बार नोट कर लीजिए और जो एग्जाम्पल नहीं उसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर एक टर्म आया है इवेंट, तो इवेंट का मतलब हम लोग आगे देखेंगे इवेंट्स और उसके प्रकार में। तो इवेंट का मतलब होता है कि जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका आउटकम, अभी एक जानकारी के लिए आप जान लीजिए कि इवेंट का मतलब होता है कि जो भी एक्सपेरिमेंट किए, यानी कि हम लोग सिक्का उछालने का काम किए, यानी सिक्का उछालने का एक्सपेरिमेंट किए, तो इसका मान लीजिए जो इसका आउटकम आएगा, यानी कि हेड तो हेड आउटकम, टेल तो टेल आउटकम, तो वही हो गया इवेंट। तो हम लोग आगे इसको बारे में डिटेल से देखेंगे, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी और टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी के बाद आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको कहते हैं, इट इज द एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम आर नोन बट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। मीन्स अभी डिफिनेशन देखते हैं, पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए कि हमको एक सिक्का उछालने का काम करना है, फिर से 1 रुपये का सिक्का हमारे पास है, इसको टॉस किए, टॉस करेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, हेड आया या टेल आया, इसका आउटकम तो हमको पता है क्या आने वाला है, हेड आने वाला है या टेल आने वाला है। आउटकम तो हमें पता है ना कि हेड आएगा या टेल आएगा, ये दोनों में से कोई आएगा, कुछ तीसरा चीज़ तो नहीं आ जाएगा। लेकिन क्या आएगा ये नहीं पता है, उसी को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसका आउटकम तो हमें पता है लेकिन क्या आने वाला ये नहीं पता होगा। आप लोग लूडो खेलते होंगे तो उसमें डाइस होता है जिसमें 1 से 6 तक गिनती रहता है, 1 2 3 4 5 6। तो अगर इसको डाइस को चलिएगा तो इन 6 में से कोई एक तो आएगा, हमको पता है कि यही 6 में से कोई एक आएगा, 7वां नहीं आ जाएगा, लेकिन क्या आएगा ये नहीं पता है, उसी को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का हम लोग डिफिनीशन देखते हैं। जैसा कि हम लोग अभी समझे थे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसका आउटकम तो हमें पता है लेकिन हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि क्या आएगा जिस बार हम चलें। तो जैसे कि इट इज एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम इज नोन बट कैन नॉट बी प्रिडिक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि 1 रुपये का सिक्का है तो हेड भी आ सकता है
और टेल भी आ सकता है। तो आउटकम तो हमें पता है कि क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। चलने के बाद सिक्का को टॉस करने के बाद हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन टॉस करने के बाद क्या आएगा ये हमें नहीं पता, उसी को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो इसको नोट कर लीजिए। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं इवेंट और उसके टाइप पे। तो पहले देखेंगे इवेंट क्या है, उसका प्रकार क्या है। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, उसको हम लोग रफ करते हैं। तो इसके बाद आता है इवेंट। इवेंट किसको कहते हैं भाई? तो इवेंट को अभी हम लोग इसमें थोड़ा सा समझे थे, उसको और डिटेल करेंगे। तो इवेंट होता है आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो इसका अपना डिफिनेशन देख लेते हैं। आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए आपके पास एक, फिर से वही क्वाइन का एग्जांपल लेते हैं। क्वाइन है, 1 रुपीज़ का एक क्वाइन है। अगर आप इसको टॉस कीजिएगा तो हेड और टेल में से कुछ आएगा। हेड और टेल में से कुछ आएगा अगर आप टॉस कीजिएगा। तो टॉस करने के बाद अगर हमको हेड आ गया, टॉस करने के बाद अगर हमको हेड आ गया, यानी कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रिजल्ट आया उसी को बोलते हैं इवेंट। यानी कि जो आउटकम हुआ एक्सपेरिमेंट का उसी को बोलते हैं इवेंट। तो इवेंट दो तरह का होता है, कंपोजिट इवेंट और सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट को ही कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट, और कंपोजिट इवेंट को ही कहते हैं कंपाउंड इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट को ही सिंपल इवेंट कहते हैं। एलिमेंट्री इवेंट उसको उस इवेंट को कहते हैं जिसको हम लोग फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते हैं और जिसका सिर्फ सिंगल ही आउटकम हो। यानी कि मान लीजिए कि एक क्वाइन है हमारे पास, और इसको अगर टॉस करने के बाद हमको हेड आया, तो हेड आया तो मतलब हेड आया, आप इसको फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते हैं कि आगे भी कुछ और आएगा। यानी कि सिंगल ही आउटकम हुआ, तो उस इवेंट को कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट। चलिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। यानी कि जैसे कि हम लोग सीखे थे, जैसा कि अभी हम लोग सीखे थे, एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। कि सिर्फ वन ही आउटकम हो। एग्जाम्पल, एक क्वाइन को हम लोग टॉस किए और हेड आया। तो अब आगे चलते हैं। तो कंपाउंड इवेंट ऐसे इवेंट को कहते हैं जिसमें एक से ज़्यादा आउटकम हो। यानी कि मान लीजिए कि हमको एक साथ एक क्वाइन भी चलना है और एक डाइस भी चलना है। तो क्वाइन पे मान लीजिए हमको हेड आ गया और डाइस पे 6, कोई दूसरा भी अंक आ सकता है, 2 से ज़्यादा भी रह सकते हैं, कुछ और भी चलना हो सकता है। लेकिन हम लोग को एक डेक से बॉल भी उठाना हो सकता है। तो जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट हो उसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड इवेंट। तो इसमें लिखेंगे हम लोग, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट। एग्जाम्पल के लिए इसमें आ गया हेड, इसमें आ गया 6। अब हम लोग चलते हैं फेवरेबल एंड अनफेवरेबल आउटकम। तो हम लोग यहाँ तक इवेंट तक देख लिए। इवेंट के बाद देखते हैं, तो उसके बाद हम लोग और भी देखेंगे, म्यूचुअली इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट भी। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं फेवरेबल और अनफेवरेबल इवेंट किसको कहते हैं। फेवरेबल एंड अनफेवरेबल इवेंट। तो फेवरेबल इवेंट ऐसे इवेंट को कहते हैं जो हमको चाहिए। यानी कि हम मैच खेल रहे हैं और हेड आने पर कॉइन को टॉस किए, हेड आने पर हमको बैटिंग मिलेगा, तो हेड आना हमारा लक्ष्य हो गया। तो जो हेड आएगा वो हो गया फेवरेबल आउटकम, और जो हेड छोड़कर बाकी कुछ भी आएगा, तो कॉइन में तो एक ही होता है टेल, तो टेल आएगा तो अनफेवरेबल हो गया। मान लीजिए डाइस चल रहे हैं, हमको 6 आना हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, यानी कि हम चाहते हैं कि 6 आए, तो 6 आ गया तो हो गया फेवरेबल आउटकम। 6 जो बाकी 6 को छोड़कर जो बाकी सब है वो अनफेवरेबल आउटकम हो गया। मान लीजिए डाइस में हमको इवन आना चाहिए, तो हम अगर मैच जीत जाएंगे, डाइस चले और कोई भी इवन अंक आएगा तो हम मैच जीत जाएंगे, तो डाइस का इवन अंक हमारे लिए फेवरेबल हो गया, और इवन को छोड़ के बाकी सब जो आ गया वो अनफेवरेबल हो गया। तो इसका हम लोग पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। तो ये हो गया इसके बारे में, फेवरेबल इवेंट के बारे में। तो ऐसा इवेंट जो हम लोग अभी समझने का प्रयास किए थे कि मान लीजिए हम लोग एक कॉइन चले है और हेड आने पर मैच जीतना है, चाहे मैच खेल पाएंगे, हमारा हेड आना ही हमारा काम है, तो
तो हेड आए वो हो गया फेवरेबल, अगर हेड नहीं आए तो हो गया हमारे लिए अनफेवरेबल। तो फेवरेबल इवेंट द इवेंट द एलिमेंट्री आउटकम विच इंटेल और फेवर द हैपनिंग ऑफ द इवेंट, यानी कि जो हम चाहते हैं उसका फेवर करो, उसको बोलेंगे फेवरेबल इवेंट। दैट इज द आउटकम विच हेल्प इन ओकरेंस ऑफ दैट इवेंट, यानी कि जो हम चाहते हैं वो हो तो फेवरेबल, तो अनफेवरेबल में सगरो नॉट लगा दीजिएगा। तो अनफेवरेबल होगा द एलिमेंट्री आउटकम विच, यहाँ हो जाएगा not entail or favor the happening of an event is known as unfavorable event. That is the outcome which not help in the occurrence of the event. तो फेवरेबल और अनफेवरेबल के बाद आता है सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस किसको कहते हैं? तो सैंपल स्पेस कहते हैं जो टोटल हो गया। मान लीजिए कि एक कॉइन चले तो कॉइन में क्या क्या आ सकता है, हेड और टेल आ सकता है। एक डाइस चले, डाइस में क्या क्या आ सकता है, तो 1 2 3 4 5 6, उसी को बोलते हैं हम लोग सैंपल स्पेस। तो अभी देखते हैं सैंपल स्पेस किसको कहते हैं, उसका डिफिनीशन भी। तो सैंपल स्पेस किसे कहते हैं? इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट की उसका सभी का सेट। यानी मान लीजिए हमको एक कॉइन चलना है, एक कॉइन को टॉस करना, तो क्या क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। तो इसी को बोलेंगे सैंपल स्पेस, यानी कि कॉइन में हेड और टेल यही दो हो सकता है, तो इसी को बोलेंगे सैंपल स्पेस। मान लीजिए हमको डाइस चलना है, तो डाइस में क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं आएगा। तो इसी को बोलेंगे हम लोग सैंपल स्पेस की टोटल पॉसिबल आउटकम, कि सब चीज़ को जोड़ दी तो क्या क्या आ सकता है, उसी को बोलते हैं सैंपल स्पेस। यानी कि अब इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं आ सकता है, कॉइन को चलेंगे तो हेड टेल छोड़ दूसरा कुछ नहीं आ सकता है, उसी को बोलेंगे हम लोग सैंपल स्पेस की टोटल कितना चीज़ आ सकता है, उसी को बोलते हैं हम लोग सैंपल स्पेस। तो आगे देखते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किसको कहते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। तो अब आते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वैसा इवेंट को कहते हैं जो साथ में कभी ना हो। मान लीजिए अगर एक हम लोग एक सिक्का को उछालते हैं, एक सिक्का का एग्जाम्पल लेते हैं पहले। एक सिक्का को उछालते हैं तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हेड और टेल दोनों में से कोई एक आ गया, मान लीजिए हमको हेड आ गया, तो टेल आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि एक ही बार चांस मिला है भाई। टॉस जीत कर मैच खेलना है, अगर हेड है तो जीत गए, टेल है तो हार गए, बात खत्म। अब दूसरा तो कुछ नहीं आ सकता, यानी कि दो इवेंट साइमल्टेनियसली नहीं आ सकते। मान लीजिए आप लोग परीक्षा में बैठे, या तो पास कीजिएगा तो फेल कीजिएगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता कि पास भी कर गए फेल भी कर गए, नहीं। या तो पास कीजिएगा तो फेल कीजिएगा, तो आप लोग तो पास ही कीजिएगा। तो ऐसा इवेंट जो कभी साथ में ना हो उसको कहते हैं हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अगर इसी को हम लोग मैथमेटिकली भाषा में लिखें तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। हम लोग आगे देखेंगे इसका मतलब क्या होता है। आप सब समझने के लिए इसको ध्यान में रखिए। बस एग्जाम्पल ये मन में रखिए कि दो इवेंट साथ में होता है, जैसे कि अगर सिक्का उछाले तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों साथ में नहीं आएंगे। अगर एग्जाम में बैठे या तो पास करेंगे या तो फेल करेंगे, दोनों एक साथ नहीं होगा। बस अब आगे देखते हैं हम लोग एग्जॉस्टिव इवेंट किसको कहते हैं। तो आगे देखते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट वैसा इवेंट को कहते हैं जिसमें और कोई पॉसिबिलिटी जब बचा ही नहीं, सारा पॉसिबिलिटीज को हम लोग कंसीडर कर लीजिए। मान लीजिए कि अगर एक सिक्का को उछालते हैं तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर हम लोग दोनों को कंसीडर कर लेते हैं कि हेड आएगा तब भी सक्सेस, टेल आएगा तब भी सक्सेस, तो उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। अगर इसको मैथमेटिकली के टर्म में लिखें तो P A यूनियन B इक्वल टू 1, यानी कि अगर ए बी का प्रोबेबिलिटी लिए हेड और टेल का, तो दोनों को सम करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि हम लोग सारा का सारा पॉसिबिलिटीज कंसीडर कर लीजिए। मान लीजिए कि डाइस चले, एक डाइस चले,
और इवेंट ए मान लेते हैं इवन आने का प्रोबेबिलिटी, तो 2, 4, 6, और बी मान लेते हैं ऑड आने का प्रोबेबिलिटी, तो 1, 3, 5। तो दोनों का अगर समेशन लिए आगे हम लोग जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। अगर आप लोग सेट थ्योरी पढ़ेंगे तो आप लोग को ध्यान में होगा कि इसका मतलब क्या हो गया, तो टोटल आ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं एग्जिस्टिव इवेंट की। अगर अब कोई दूसरा पॉसिबिलिटीज बचा ही नहीं, हम लोग सारा का सारा सैंपल स्पेस को ही कवर कर लिए इस इवेंट में, उसी बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। अब आता है 2 टर्म बचा है छोटा छोटा, ऑड इन फेवर, ऑड इन अगेंस्ट। इसके बाद अगर ये सब टर्म आप समझ लीजिएगा तो आगे हम लोग एग्जाम्पल के साथ प्रोबेबिलिटीज को समझेंगे। तो ध्यान में इसको रखिए, ये नहीं समझिए कि ये बोरिंग है, फालतू है, ऐसे हो गया। बस इसको आप सिर्फ ध्यान में रखिए। कभी कभी कोई भाइवा में पूछ लेगा, या कभी कभी आप एग्जाम में कोई टर्म देखेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा ये टर्म सब दिखते हैं। ऐसे 10th बोर्ड के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कुछ ही पार्ट इंपॉर्टेंट था, जैसे कि प्रोबेबिलिटीज का टाइप क्या हो गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट इवेंट पर। इधर ये नीचे वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी आप एक माइंड में कंसेप्ट बना के रखें, आप लोग को आगे बहुत हेल्प देगा। तो हम लोग इतना टॉपिक जानने के बाद हम लोग क्लास 10th के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी चैप्टर को देखेंगे, जिसमें हम लोग शुरू करेंगे पहले कॉइन के कंसेप्ट से, उसके बाद डाइस का कंसेप्ट, उसके बाद कार्ड का कंसेप्ट। आप बस हमारे साथ बने रहिए, हम सारा को एक एक वीडियो सेपरेट बनाकर आप लोग के साथ देंगे। आप लोग प्ले लिस्ट में देखिएगा, सारा वीडियो एकदम सिक्वेंशियली प्लेस्ड होगा, तो आप सिर्फ ध्यान से देखिए। हम लोग सारा सीक्वेंस को एक अच्छा तरह से बना के आप लोग के साथ पेश करेंगे। तो ऑड इन फेवर और ऑड इन अगेंस्ट। ऑड इन फेवर को देखिए क्या करते हैं, ये दोनों ऑड इन फेवर और ऑड इन अगेंस्ट पढ़ने से पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता क्या है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई इक्वल टू फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई। इवेंट ई जो हमको चाहिए, यानी कि अगर हम लोग टॉस कर रहे हैं, हेड चाहिए तो हेड, टेल चाहिए तो टेल। मान लीजिए कि एक क्वाइन है, हेड और टेल ही आएगा। हमको हेड लाना है तो टोटल प्रोबेबिलिटी हेड और टेल आएगा। टोटल सैंपल स्पेस क्या हो गया, हेड और टेल। हमको चाहिए क्या, हेड सक्सेस है, तो हेड क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, यहाँ छूट गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है, 1 है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया। ये तो सिंपल था, आप लोग पहले से भी जानते होंगे कि प्रोबेबिलिटी किसको कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अगर मान लीजिए कि डाइस चले, ये आगे हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको और डिटेल में देखेंगे। बस आप लोग को फॉर्मूला समझ में आए, इसलिए हम ये एग्जांपल ले लिए थे कि आप लोग को समझ में आए। मान लीजिए कि डाइस चले और इवन लाना हमारा सक्सेस है, यानी क्या लाना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर, तो इसमें क्या होता है, अगर इसमें देखें तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 6 हुए। इवन नंबर चाहिए, तो इवन नंबर कौन कौन सा है, एक 2 है, एक 4 है, एक 6 है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम को हम लोग अगर एन ई से दिखाते हैं तो एन ई हो गया 3 और एन टी हो गया 6।
तो P क्या हो गया 1/2। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे कि ये सब कैसे है, स्टेप वाइज एग्जाम में किस तरह से स्टेप लिखकर नंबर लेना है। तो बस सिर्फ आपको फॉर्मूला समझ में आए, इसलिए हम ये 2 एग्जाम्पल ले लिए हैं। और एक कंसेप्ट और है कि जो प्रोबेबिलिटी होता है ऑफ एनी इवेंट ई, वो 0 और 1 के बीच में ही वैरी करता है। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई लाई बिटवीन इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखिए मैथमेटिक्स टर्म में, मैथमेटिकल टर्म में। ये आपको याद रखने के लिए जरूरी है, ये आपको याद रहना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट 0 से 1 के बीच में ही लाई कर सकते हैं। तो 0 और 1 के बीच में हो, या तो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, और इसके बीच में हो सकता है। इससे न पीछे जाएगा, यानी 0 से कम निगेटिव कभी नहीं होगा और 1 से बड़ा कभी नहीं होगा। अगर प्रोबेबिलिटी 0 है तो उसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, अगर प्रोबेबिलिटी 1 है तो उसको बोलेंगे श्योर इवेंट। तो क्या लिखेंगे, इफ तो इसको क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। अगर प्रोबेबिलिटी, इफ प्रोबेबिलिटी इसको आप नोट कीजिए, इस पे हम एक एग्जांपल देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा से कि भाई इम्पॉसिबल इवेंट किसको कहते हैं, श्योर इवेंट किसको कहते हैं। मान लीजिए कि आप एक डाइस चलें, मान लीजिए कि आप एक डाइस चलें, तो डाइस में क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। आपसे कोई पूछ दिया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 ऑन अ डाई, यानी कि 7 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 7 तो है ही नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो एनी क्या हो जाएगा, एनी यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो जो है ही नहीं, इसमें अगर क्वेश्चन पूछ दिया फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, तो 7 तो है ही नहीं, तो एनी बराबर क्या हो जाएगा, 0। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम तो है ही नहीं, तो 0। टोटल नंबर ऑफ आउटकम 1 2 3 4 5 6, तो 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टी 0/6 इक्वल टू 0। तो इसी को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ये क्या हो गया, इम्पॉसिबल। जो संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल इवेंट संभव ही नहीं है भाई, 7 कभी आ ही नहीं सकता है डाइस पे। श्योर इवेंट क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट। अगर इसी क्वेश्चन को फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर between 1 and 6, एक बिटवीन 0 and 7, 0 और 7 के बीच का नंबर का प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो क्या आएगा भाई, 0 और, तो 0 से 7 के बीच में कौन कौन सा नंबर आता है, 1 2 3 4 5 6, ये आता है। तो अगर
हम लोग निकाल रहे हैं एनी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो 0 से 7 के बीच में ये आता है, और ये दोनों एक ही डाइट चलेंगे तो भी ये आएगा। 0 से 7 नंबर के बीच भी यही आएगा, तो कितना हो गया 6, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है 1 2 3 4 5 6 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 6/6 इक्वल टू 1। इसको क्या बोलेंगे श्योर इवेंट, तो इसी को बोलेंगे श्योर इवेंट, यानी कि प्रोबेबिलिटी 1 आ गया तो श्योर इवेंट, 0 आ गया तो इम्पॉसिबल इवेंट, और सबके बीच में आया तो कोई इवेंट होगा। तब ऑड इन फेवर क्या होगा, तो ऑड इन फेवर के लिए जैसा कि हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो ऑड इन फेवर के लिए कैसे भाई और ऑड अगेंस्ट तो प्रोबेबिलिटी तो किसी भी चीज का एक से बड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन ऑड इन फेवर और ऑड इन अगेंस्ट एक से बड़ा हो सकता है, लेकिन निगेटिव में कभी नहीं होगा। ये दोनों इट में ग्रेटर देन 1 बट नेवर निगेटिव, और ये हमेशा ऑलवेज कहां से कहां तक रहेगा 0 से 1 के बीच ही वेरी करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट था, इसको आप ध्यान रखिए कि ये ऑड इन फेवर और ऑड इन अगेंस्ट एक से बड़ा ही हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी कभी भी एक से बड़ा नहीं हो सकता है, और निगेटिव दोनों में से कोई भी नहीं हो सकते। तो इतना बेसिक कंसेप्ट था जो आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर शुरू करने से पहले ध्यान रखना चाहिए। अगर आप सिंसियरली बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं और कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो अगर इतना चीज ध्यान में रहेगा तो आपको कहीं भी डाउट नहीं हुआ क्वेश्चन को समझने में। तो आगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। पहले कॉइन का क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट लेते हैं, उसके बाद हम लोग कॉइन के बाद हम लोग डाइस का देखेंगे, उसके बाद कार्ड्स का देखेंगे। तो एक बेसिक आपको कंसेप्ट हो जाएगा टोटल कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, एग्जाम में कैसे लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो सब लोग हम लोग देखेंगे। और उसके बाद कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि बैग लाल पीयर हरा ब्लू बॉल कैसे बैग से निकालते हैं, उस सब का क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग हमसे बने रहिए, हम लोग वीडियो बाय वीडियो आप लोग कंसेप्ट ला कर देते रहेंगे। बस आप लोग ध्यान से चीजों को मेमोराइज करने की कोशिश कीजिएगा कि किसको क्या कहते हैं। ऐसे तो आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़िएगा उसमें से बार बार चीजें रिपीट होंगी, आप लोग खुद समझ जाइएगा। क्लास 10th के लेवल पर इतना जाना जरूरी नहीं है, बस कुछ ही चीज पूछना जरूरी है। लेकिन हम आप लोग को इसलिए बता दिए हैं ताकि आप लोग को कभी भविष्य में या कभी कंपटीशन ओलंपियाड का एग्जाम चाहिएगा तो वहाँ कुछ टर्म आते हैं जो ध्यान रहना चाहिए। क्वेश्चन तो सब बेसिक लेवल पे ही आते हैं जो आपके एनसीईआरटी पे बेस्ड है, लेकिन कुछ कंसेप्ट और वर्ड वहां पढ़ाए जाते हैं जो हम नहीं जान पाते हैं, जिससे हमें सवाल नहीं बन पाता, इसलिए हम कुछ कंसेप्ट आपको देने की कोशिश किए ताकि आप चीजों को ग्रैप्स कर पाए। तो बने रहिए हमसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।